So, dear students, we will discuss Aristotle idea of constitution. एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फाइनल डेस्टिनेशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन को वो फाइनल डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं. अगर आपको पता होगा दैट ही उन्होंने तकरीबन 158 कॉन्स्टिट्यूशन का एनालिसिस किया था. उनका एक स्कूल था लाइसियम, आई होप दिस इज द राइट स्पेलिंग. लाइसियम. उन्होंने एकेडमी, जो प्लेटो की एकेडमी थी, उसमें उनको वो पोस्ट नहीं मिली जिससे कि वहाँ पे अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली प्रोपोगेट करें. इसीलिए उन्होंने अपना खुद का स्कूल खोला, लाइसियम. और लाइसियम में जो भी बच्चे पढ़ते थे उनका भी वही काम था दैट दे गेन द नॉलेज एंड दे गो टू द डिफरेंट कंट्रीज़ और वहाँ पे अपने आइडियाज़ को सेपरेट करें और वहाँ से जो भी सीख के आए देन दे कंट्रीब्यूट टू द लाइसियम. सो जो जहाँ पे भी जाते थे, इवन अलेक्जेंडर था, वो एरिस्टोटल का डिसिपल था और अलेक्जेंडर ने भी कई जगह से उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन भेजे, कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट ही कैन स्टडी. तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानते थे इट इज़ ए काइंड ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि हम आगे उस फीचर्स में पढ़ेंगे. और इट इज़ ए काइंड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्योंकि ह्यूमन आर पॉलिटिकल एनिमल्स. ये ऐसे जानवर हैं जो अपने ऐसे अरेंजमेंट बनाएंगे रहने के लिए एंड विदाउट दैट दे कैन नॉट सस्टेन. ओके, हमने इसको डिस्कस किया था कि डिफरेंट एसोसिएशन होते हैं, जैसे फैमिली है, देन विलेज एसोसिएशन है, लेकिन वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, सेल्फ सफाइज नहीं है. उनको आपस में इंट्रैक्शन करने के बावजूद भी वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो स्टेट बनाते हैं. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स. अब एक बेसिक सी एक डेफिनेशन से इसको समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. अगर आज के कंटेक्स्ट में भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं बोल रहे थे, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टेट की, ऑर्गेनाइजेशन, मान लो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और लेजिस्लेचर है. ये सारे कैसे काम करेंगे, इनकी फंक्शनिंग क्या होगी, उनका एलोबरेट डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है कि कौन सी ब्रांच कैसे काम करेगी, उसके क्या पावर्स होंगे, उसके क्या फंक्शंस होंगे, वो सारा प्रॉपर तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस किया जा सकता है. ओके, तो ये एरिस्टोटल का मेन आइडिया था कि जो भी पॉलिटिकल एनिमल हम जिसको बोलते हैं इंसान को, उसका एंड गोल क्या है, टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन. इज दैट क्लियर टू यू? अब इसके डिफरेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. जैसा कि बताया, इट्स लाइक पॉलिटिक एंड अरेंजमेंट्स और पॉलिटिकल ऑफिसेस. जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं उनकी अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्पीशीज. अब ये चीज़ है ना, इस चीज़ को समझना कि पॉलिटिकल स्पीशीज क्यों कह रहा है. ये ऐसे कीवर्ड्स आपको एग्जाम में यूज करने होते हैं. व्हाई ही इज कॉलिंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्पीशीज. अब ये डिफरेंशिएट कर रहा है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बायोलॉजिकल स्पीशीज बोलते हैं. स्पीशीज माने काइंड ऑफ प्रजाति जो होती हैं, लाइक वी आर आल्सो बायोलॉजिकल स्पीशीज. और जैसे बंदर हैं, गधा है, गाय है, घोड़ा है, दीज ऑल आर बायोलॉजिकल स्पीशीज. अब दूसरी चीज बोल रहा है ये यहाँ पे पॉलिटिकल स्पीशीज.
अब पॉलिटिकल स्पीशीज में वो ऐसे अरेंजमेंट जिसका एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में एक प्रॉपर सेंस बन सके। ओके, यहाँ पे ये बात कर रहा है अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस, और ये एक पॉलिटिकल स्पीशीज है। पॉलिटिकल स्पीशीज का मतलब अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट जिससे हम पॉलिटिकल एंड्स को अचीव कर सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी है, एक ब्रॉड कम्युनिटी जिसको हम स्टेट बोल रहे हैं, उसमें कौन क्या क्या काम करेगा वो सारे अरेंजमेंट्स प्रॉपरली डिसाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अब सारी की सारी बायोलॉजिकल स्पीसीज पॉलिटिकल स्पीसीज नहीं क्रिएट कर सकती हैं, ये आपको समझना है। इट इज ओनली ह्यूमन being biological species and as well as having the capacity to create political species। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान एनिमल है, और जैसे बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, देर आर आल्सो इंसेक्ट और सम काइंड ऑफ एनिमल, दे कम इन द बायोलॉजिकल स्पीसीज। अब बायोलॉजिकल स्पीसीज होने के बावजूद भी उनका एक सोशल अरेंजमेंट उनका होता है, जैसे हमारे सोशल अरेंजमेंट्स हैं, फैमिली है, विलेजेस हैं, ऐसे ही उनका भी एक ब्रॉड सोशल अरेंजमेंट्स उनका होता है, लेकिन उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दैट इज पॉलिटिकल स्पीशीज। उनके अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपरली रूल्स वगैरह उनके पास में हो कि भाई ये सारे काम इनको करने हैं, ऐसा कोई एलेबोरेट उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है। और इसमें सिर्फ एक रीजन वो बताते हैं कि उनके पास स्पीच एक्शन नहीं है, दे कैन नॉट स्पीक टू ईच अदर। ऐसा एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि उनके पास स्पीच एक्शन नहीं है, दे कैन नॉट रीजन आउट, दे लैक रीजन। उनके पास ना तो स्पीच है, दे कैन नॉट स्पीक, एंड दे लैक रीजन। ये दो चीज यहां पे ध्यान में रखना कि ही इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू स्पीच, जिसको हम आगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बोलेंगे, एंड देन रीजन एक्शन। अब स्पीच ये नहीं कि किसी को बोलने का अधिकार दे दिया कि आप बोलो और आप कुछ भी बोल रहे हो। रीजन स्पीच, रीजन एक्शन, कि भाई आप अपने आर्गुमेंट्स को सॉलिड आर्गुमेंट्स आप रखो, एंड दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के पास वो कैपेसिटी है दैट दे कैन स्पीक, दे कैन डू रीजन्ड एक्शन, कि जब वो बैठेंगे बात करेंगे, एंड दिस डिस्कशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, और जो भी इश्यूज होंगे किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर, उसका सोल्यूशन वो लेके आएंगे। सो इसी अरेंजमेंट को वो पॉलिटिकल स्पीसीज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन उसके तरीके से दिखा रहे हैं वो। अब ये सारी चीजें इंटरलिंकिंग हैं, अरेंजमेंट्स, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, पीपल स्टिल लॉज चूजिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स। अब पीपल, हम कह रहे थे ना, टेलियोलॉजिकली वी वर सेइंग दैट मैन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स स्टेट, स्टेट इज एंड गोल। अब यहाँ पे स्टेट का जो एलेबोरेशन है, जो प्रॉपर अरेंजमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। यहाँ पे ये इसको अल्टरनेटिवली यूज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को और स्टेट को। स्टेट, किसी भी स्टेट को प्रॉपरली एकेडमिकली डिफाइन करने के लिए ही इज यूजिंग द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कि उस पूरा अरेंजमेंट जो है सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, पॉलिटिकल एक्टर्स का, दैट इज बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसको हमारे कंटेक्स्ट में यूज करके देख लो, अभी कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सभी अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं कि कैसे एग्जीक्यूटिव काम करेगा, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे काम करेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे काम करेगी। ओके, सो दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स, सभी अपनी रिस्पेक्टिव स्पेयर में कैसे काम करेंगे और उनमें कैसे इंटरेक्शन होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा, दैट इज बीइंग एलैबोरेटेड इन द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो बोल रहा है कि जो स्टेट है उसका एलेबोरेट डिस्कशन जो होगा, वो सभी रूल्स, रेगुलेशन, और जो दिस इज अ काइंड ऑफ फाउंडेशनल लॉ, ओके, फंडामेंटल लॉ विच सिग्निफाइज द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन। मोर और लेस सेम ही है इसमें, अगर आज के कंटेक्स्ट में देखें तो मोर और लेस ये सेम ही है। अब ये
ह्यूमंस का इट इज द एंड गोल, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। फाइन, यहां पे ये बात समझ में आई? वी आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि भाई मैन और ह्यूमन बीइंग दे आर पॉलिटिकल एनिमल्स, इट इज देयर एंड गोल टू अचीव a kind of polity, a kind of state where they can realize their potential. Is that clear? इसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पे हम आगे आएंगे। अब एरिस्टोटल है, वो 6 तरह के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रपोज करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक तो क्वालिटी और दूसरी क्वांटिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब यहां पे क्वालिटी का मतलब है कि भाई रूल कैसे हो रहा है, ओके, किसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के रूल किया जा रहा है। लाइक देयर आर सर्टेन रूलर्स एंड दे आर रूलिंग, और वो किसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के रूल कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द रूल, कि रूल की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है बुरी है, वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट। एंड देन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में नंबर देखेंगे कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन किसमें? पावर शेयरिंग के अंदर। कितने लोग पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने लोग पावर के जो भी डायनेमिक्स हैं उसके अंदर दे आर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट। दिस इज वी आर गोइंग टू डिसाइड, और ये ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पे ये जो है ये सिग्निफाई करेगा द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर गुड, और ये परवर्टेड और जो कि बैड कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसको सिग्निफाई करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमने इसको प्लेटो में पढ़ा था, ये थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पहला है मोनार्की, जो कि प्लेटो का फिलोसफर किंग वाले आइडिया से मैच करता है। सो इट इज द एब्सोल्यूट बेस्ट, ही इज सेइंग दैट इट इज द बेस्ट, रूल बाय वन। एक इंसान यहाँ पे रूल कर रहा है, दैट इज मोनार्क। अब मोनार्क जो है, जो राजा है यहाँ पे जो रूल कर रहा है, वो कॉमन इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के रूल कर रहा है। फाइन, इंटरेस्ट ऑफ ऑल, सभी के लिए ही इज रूलिंग फॉर एवरीवन। सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही इज रूलिंग, दैट इज व्हाई हिज रूल इज बेस्ट। ये बोल रहा है यहां पे एरिस्टोटल, पहली चीज। अब वही बोल रहा है कि अगर वही इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए रूल करे तो टायरनी हो जाएगी, दैट इज एब्सोल्यूट वर्स्ट। उसको कोई मतलब नहीं जनता में क्या हो रहा है, ही जस्ट ऑब्सेस्ड विद हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। मेरे को अपना भला करना है, मैं दूसरे के भले से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं हूं। मेरे पास सारी पावर है एंड आई एम एक्सरसाइजिंग दीज पावर जस्ट फॉर माई ओन बेनिफिट। मैं मेरे ही बेनिफिट के लिए इन पावर्स का यूज कर रहा हूं मैं। एक बात आपको बताऊंगा, आपको समझनी है। एरिस्टोटल बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, और वो रिजिड भी नहीं थे, जैसे प्लेटो रिजिड थे, वो रिजिड नहीं थे। और इस चीज को एक डायमेंशन से समझेंगे, इसको पॉसिबिलिटीज ऑफ लिमिट्स बोलते हैं, और लिमिट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, दैट देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ये तो एक फ्रेमवर्क है। फाइन, इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मोनार्की, डिफरेंट टाइप ऑफ टायरनी, डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटीज, बहुत तरीके के हो सकते हैं। ये इसने जस्ट एक फ्रेमवर्क दिया है। इसने अगर मान लो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं तो वो इनको रख सकते हैं ब्रॉडली इन कैटेगरीज के अंदर, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनमें भी सब
डिफरेंट डिफरेंट यू नो कंपोनेंट इनमें यूज हो रहे हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन आपको एक ब्रॉडली ये चीज समझनी है यहाँ पे, जब भी ये क्वेश्चन आए प्लेटो सॉरी एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये जरूर बनाना है उसको डिफाइन करने के बाद, ये डायग्राम बना के दिखाना है आप उसको। दो कंपोनेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी हम करेंगे कि क्वालिटी ऑफ रूलरशिप, कैसे उसकी रूलिंग की क्वालिटी कैसी थी, अगर अच्छी थी तो कॉमन इंटरेस्ट में रूल कर रहा था, अगर बुरी थी so that is he is just obsessed with his own self interest। तो क्वालिटी एंड देन क्वांटिटी, कि कितने लोग रूल कर रहे हैं वहां पे। अगर सिर्फ एक ही रूल करने वाला है तो मोनार्क हो सकता है, ट्रायंट हो सकता है। और द सेकंड वन इज रूल बाय फ्यू। अब कुछ लोग रूल कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस चीज को समझ लेना, कुछ रोल अगर सभी के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तो एरिस्टोक्रेसी होगी वो, और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो ओलिगार्की होगी। अब यहाँ पे एक बात समझना, रूल बाय फ्यू। अब रूल बाय फ्यू के अंदर एक चीज है कि यहाँ पे जो रूल करने वाले होते हैं उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, और मेजोरिटीली ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ओके, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी उनके पास वेल्थ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो रूलिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं। अब यहां पे जो एरिस्टोक्रेट हैं दे विल वर्क फॉर कॉमन इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। फाइन, दिस इज द वन थिंग। लेकिन वो ओलिगार्क जब हो जाएंगे व्हेन दे आर जस्ट कंसर्न्ड विद देयर ओन प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग, वो ओलिगार्की हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कोई डिफिकल्टी अभी तक? ओके अब यहां पे एक बात समझनी है आप हमको, जब हम उसके मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को पढ़ेंगे उसमें हमको ये बात याद रखनी है कि वो अलग अलग कंपोनेंट उठाएगा इन सभी से ही। फाइन, और प्रोमिनेंटली वो दो एक्सट्रीम को लेगा और उसके जो बेस्ट कंपोनेंट हैं उसको मिला के एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाएगा। अब नेक्स्ट है रूल बाय मैनी, दैट इज पॉलिटी। इसको ये बोलता है दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट। इसमें सभी कॉमन इंटरेस्ट पे काम करेंगे। यहां पे दे विल कीप कॉमन इंटरेस्ट एट द सेंटर ऑफ देयर वर्किंग। लेकिन वही लोग जब सिर्फ अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करें, अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करें, तो डेमोक्रेसी होगी। ये थोड़ा सा समझ लो, आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगी। फाइन, और जहां पे रूल ऑफ मैनी, जहां पे बहुत सारे लोगों को रूल करने की आज़ादी दे दी गई है, दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल वर्क। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि असेंबली होती थी वहाँ पे उस टाइम पे ग्रीक सोसाइटी के अंदर, उसमें जितने भी सिटीजन्स थे दे कैन पार्टिसिपेट, वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते थे। एक बहुत बड़ा सा हॉल होता था एंड एवरीवन कैन कम देयर एंड दे कैन डिस्कस एंड डेलिब्रेट। तो वो पार्टिसिपेशन इट इज कि भाई किसने, कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने उनके नंबर्स हैं और किस क्लास इंटरेस्ट को वो ध्यान में रख रहे हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है? इशू ये है कि जब जो भी मेजोरिटी में होगी क्लास, दैट इज गोइंग टू रूल दैट पर्टिकुलर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट। यहां पे हम डेमोक्रेटिक इसलिए बोल रहे हैं कि वहां पे सभी के सभी रूल ऑफ मैनी, लाइक एवरीवन इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे अभी यहां पे हम। अगर डेमोक्रेसी हम बोलेंगे इस कंटेक्स्ट के अंदर, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए दे आर वर्किंग। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। यहां पे लो क्लास, मिडिल क्लास और
रिच क्लास, ये 3 क्लासेस हैं. अब ही इज सेइंग दैट कि भाई जो बहुत पुअर क्लास जो भी है, दिल जस्ट फोकस कि भाई हमारे लिए ही स्टेट करे, स्टेट हमारे लिए ही ऐसे प्रोविजंस लेके आए जिससे हमारा बेनिफिट हो सके. दे आर जस्ट कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि स्टेट हमारे बेनिफिट के लिए ही कुछ करे, हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, एवरी सिंगल थिंग स्टेट डज फॉर अस. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट अदर कि भी औरों को क्या मिल रहा है. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस थिंग, सिर्फ हमारा ही बेनिफिट हो. और ऐसे में क्या होता है, जब एक क्लास सिर्फ अपना बेनिफिट देखती है तो दूसरी क्लासेस के जो भी इंटरेस्ट हैं वो साइड लाइन हो जाते हैं. ये हमेशा होता है. अगर आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्लास को आप सारे के सारे बेनिफिट दे रहे हैं तो उससे जो भी बर्डन है वो दूसरी क्लासेस के ऊपर आता है. अब टैक्सेशन तो ये भी दे रहे हैं ना, ओके, बट देयर बेनिफिट्स आर साइडलाइंड और पूरा का पूरा फोकस क्या है, इन लोगों के ऊपर हो रहा है. तो ये क्या लेके आएगा, इनइक्वालिटी लेके आएगा और डिसहार्मोनी क्रिएट होगी इससे. भाई सिर्फ एक ही तबके के लोगों को आप बेनिफिट दोगे तो जाहिर सी बात है जो बाकी जो साइडलाइन हो गए उनके अंदर मार्जिनलाइजेशन का एलिमेंट आएगा और वो उस रूल को बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसा रूल ना हो, तो वो हारमोनियस नहीं होगा वहाँ पे. लेकिन पॉलिटी के अंदर क्या है, पॉलिटी के अंदर सबका कॉमन इंटरेस्ट देखा जाएगा. यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है. अब इसको बैलेंस करना है, इसको पॉलिटी को वो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट बोल रहा है, इसको बैलेंस क्रिएट करना है. दैट इज द बैलेंसिंग. बैलेंसिंग इज द की एसेंस फॉर हिम. और बैलेंसिंग को वो हिज आइडिया ऑफ गोल्डन मीन से भी वो बताते हैं. ओके ये था 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. अब बेस्ट स्टेट कौन सा होगा, उसमें जिसमें ऐसे एलिमेंट हो जो कि हार्मोनी क्रिएट कर सके और पीस क्रिएट कर सके सोसाइटी के अंदर. और वो तभी होगा जिसमें सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा. ये कंपोनेंट तो पक्का है कि सभी के कंपोनेंट को हमको ध्यान में रखना है. तो सभी के कंपोनेंट को कौन कौन सी क्लासेस ध्यान में रख सकती हैं, कौन कौन, जहां पे या तो एब्सोल्यूट बेस्ट मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, सिर्फ यही है जो सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगी. ये इनको तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहा है यहां पे. ओके अब ये कह रहा है कि जो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी है ये दोनों ही वर्स्ट फॉर्म है, दोनों ही एक्सट्रीम है. यहां पे तो आपने एक्सट्रीम लिबर्टी दे दी सभी लोगों को, जो भी पुअर थे, जितने जिनके नंबर ज्यादा थे उनको सबको आपने एक्सट्रीम लिबर्टी दे दी और वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं. यहाँ पे ओलिगार्क जो हैं उनको दे दिया आपने एक्सट्रीम पावर यूज करने की लिबर्टी और वो अपने लिए यूज कर रहे हैं. ये मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज दिस मैकेनिज्म. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उसके अंदर पावर होगी ना कि कैसे आपको गवर्नमेंट चलानी है, कैसे आपको स्टेट के इंस्टीट्यूशन चलाने हैं. जब वो पावर आप अपने लिए ही यूज कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज एक्सट्रीम ऑब्सेशन विद सेल्फ इंटरेस्ट. आप एक एक्सट्रीम पे जा रहे हो, अब उसको करना है बैलेंस क्रिएट. फाइन, वो बैलेंस क्रिएट कैसे करना है, उसके लिए वो गोल्डन मीन का यूज करेगा. उससे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ इमिनेंट फॉर्म और थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंटरलिंकेजेस है. अब वो एक जस्ट स्टेट की बात कर रहा है कि भाई एक जस्ट स्टेट क्या होगा, जस्टिस क्या होगी इस स्टेट के अंदर. व्हेन वी से दैट देयर इज जस्टिस इन द स्टेट. अब प्लेटो क्या बोल रहा था इसके बारे में, व्हाट प्लेटो वाज सेइंग विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस इन द स्टेट.
बताओ, इतना सोचने की क्या बात है? वो तो ठीक है, फॉलोइंग देयर रिस्पेक्टिव वर्चूज। अब कब बोलेंगे जब हम कि ये जस्ट स्टेट इस्टेब्लिश हो गया? किसका रूल होगा जस्ट स्टेट के अंदर? रूल ऑफ लॉ? नहीं, एरिस्टोटल की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्लेटो की पूछ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ओके। सो उसमें रूल करेगी विजडम। फाइन। उसमें सिर्फ एक ही रूल करेगा, वो होगा फिलोसफर क्लास, दैट इज रूलिंग क्लास। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि जो रूलरशिप है वो सभी क्लासेस के बीच में डिवाइड की जाएगी एक जस्ट स्टेट के अंदर। जिसके पास भी वो क्वालिटीज हैं, जिसके पास भी वो स्किल्स हैं, वी आर गोइंग टू गिव रूलरशिप टू दैट पर्सन। ओके। जस्टिस को वो प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल जस्टिस। इसका एग्जांपल देता हूं आपको समझना। जैसे कि मान लीजिए आप ताकतवर हो, ओके, आपके पास बहुत पावर है, तो आपको क्या, लेकिन आपकी जो सोचने की सोचने की जो ताकत है आपकी, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। थोड़े मोड़े तर्क कर सकते हो आप, थोड़े मोड़े आर्गुमेंट्स दे सकते हो। तो आपको क्या दिया जाएगा? आपको एक पर्टिकुलर रोल दे दिया कि आप भाई इस असेंबली के जो हॉल है उसके आपको पूरी अथॉरिटी है कि यहाँ से कौन अंदर आएगा। यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट कि ये असेंबली हॉल है, एंड यू आर हैविंग दैट अथॉरिटी कि इससे जो भी एंटर करेगा असेंबली के अंदर, यू आर गोइंग टू अलाउ दोज पीपल। उसको आपको आपको ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करनी है वहाँ पे। आपको देखना है कि हाँ ये आई कार्ड है, चलो भाई ठीक है, आप अंदर आ जाइए। ज़्यादा आर्गूमेंट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है, आपको उतनी ही पावर दी गई है। तो इसके अंदर पावर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जितने की इंसान की कैपेसिटी है, जितना उसके पास पॉलिटिकल वर्च्यू है, जितनी उसके पास एबिलिटी है। और उस एबिलिटी को अगेन वो रीजनड एक्शन से लिंक करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको बार बार यूज कर रहा हूं मैं, याद रखना इसको। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, they are going to participate in rulership as per their political virtues and their abilities, which is going to be decided by their reasoned action। कि वो कैसे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, कैसे वो डिस्कस कर रहे हैं, कैसे वो डेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे वो कन्विंस कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी बात मनवाने के लिए। ये बात वहां पे आइडेंटिफाई की जाएगी। और जो भी डिस्कस और डिबेट होंगी पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन अच्छी आर्गुमेंट्स दे रहा है, देखिए हम यूएस में देखते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है, वहां पे प्रेसिडेंट की डिबेट होती है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि किसके पास कितनी एबिलिटी है उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। प्रेसिडेंट आमने सामने खड़े होते हैं एक ही स्टेज के ऊपर, एंड देन पीपल और सम काइंड ऑफ मॉडरेटर्स दे आस्क क्वेश्चन टू देम डायरेक्टली। उनसे पूछते हैं कि भैया आप बताइए, आप इंडिया चाइना के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इंडिया इन चाइना। तो फिर यूएस प्रेसिडेंट जो कंटेक्स्ट कर रहे हैं वहां पे उस पोस्ट के लिए, देन दे गिव देयर आंसर्स। तो वो सभी इश्यूज के ऊपर बोलते हैं, अपनी अपनी राय बताते हैं वहां पे कि मैं ये करूंगा, मेरा ये प्लान है। सो यहाँ पे भी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई किसके पास कितना पॉलिटिकल वर्च्यू है, किसके पास कितनी समझ है। आपका इंटरव्यू क्यों होता है? जब आप इंटरव्यू में जाते हो यूपीएससी में, तो वो देखते हैं कि भाई इसके पास एबिलिटी है या नहीं है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपसे यही आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू हैंडल दैट काइंड ऑफ पावर जितनी उसको मिल रही है।
हाँ वो अलग बात है, वो कितना सुपरफिशियल है कि वहां पे लोग झूठ बोल के उसके बाद में कुछ भी करते रहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ पे जब कंटिन्यूसली डिस्कस और डिबेट हो रही है, दे आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई किसके पास कितनी पॉलिटिकल वर्च्यू और एबिलिटी है टू हैंडल द पावर एंड रूलरशिप। कुछ डिफिकल्टी है यहाँ पे इतने डिस्कशन के अंदर। ओके भाई, रीजन एक्शन की बात कर रहे हैं कि जिसके पास प्रॉपर रीजन है, रीजनिंग की एबिलिटीज हैं, और वो फ्री स्पीच और एक्शन के अंदर डिस्कस और डेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो मैंने पहले ही बताया था कि बायोलॉजिकल स्पीसीज में सिर्फ मैन ही है जिसके पास में रीजन एक्शन करने की कैपेबिलिटी है, और इसीलिए वो जो भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा वो जाके स्टेट बन जाएगा जिसमें अपने फुल पोटेंशियल को वो एक्सप्लोर कर पाएगा। इट इज द स्टेट विच इज गिविंग द प्लेटफॉर्म टू द इंडिविजुअल टू एक्सप्लोइट हिज फुल पोटेंशियल। अपने पूरे पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन स्टेट सिस्टम, और कोई कम्युनिटी आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं देगी। इट इज ओनली स्टेट, और वहां पे यू हैव टू डेवलप योर ऑल द योर क्रिटिकल एबिलिटीज, योर रीजनिंग, एंड परफॉर्म दीज रीजन एक्शन। अब दूसरा पॉइंट है जस्टिस इज एमिनेंट विद इन द पीपल्स पॉलिटिकल अरेंजमेंट। अब यहां पे ये क्या कह रहा है कि जस्टिस जो है वो जो भी इंस्टीट्यूशन बनाएगा, ये दोनों ही पॉइंट में डिस्कस करवा देता हूं आपको मैं। एक बोल रहा है कि जस्टिस इज इमिनेंट विद इन द पीपल्स पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स एंड कंटिन्यूम ऑफ परफेक्ट इनजस्टिस टू परफेक्ट जस्टिस। अब ये बोल रहा है यहां पे कि भाई एक सिचुएशन है परफेक्ट इनजस्टिस की, और दूसरा है परफेक्ट जस्टिस। ओके बेटा, अब यहां पे परफेक्ट जस्टिस का एग्जांपल लेते हैं, इनजस्टिस का। ये सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, आप ही कुछ समझना कि एक फैमिली है और यहाँ पे परफेक्ट जस्टिस आएगा, एक आइडियल स्टेट। और ये जो है ये दो चीज़ सिग्निफाई करेगा। एक तो सिग्निफाई करेगा ये जो पीरियड है, एक तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, और रिल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब आपको याद हो हमने ये डिस्कस किया था कि जो आइडिया ऑफ स्टेट है दैट इज इमिनेंट एंड दैट इज रिजाइड विद इन द मैन इटसेल्फ, वो इंसान के अंदर ही होता है। एंड इट इज थ्रू दिस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट वो स्टेट के उसमें जाता है, वहां पे मैन टू स्टेट। दिस इज हाउ द डेवलपमेंट टेक प्लेस, मैन टू स्टेट। अब यहां पे बोल रहा है कि जब इंसान अकेला है या फिर किसी फैमिली के अंदर है तो वहां पे जो भी पावर स्ट्रक्चर है, जो भी वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करेगी कि वहां पे जस्टिस नहीं है। वहां पे जस्टिस नहीं है मतलब जिस इंसान के पास जितनी कैपेसिटीज हैं उस कैपेसिटीज को वो वहां पे उस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। जब तक वो इंसान स्टेट में नहीं पहुंच जाएगा, स्टेट की इन्वायरमेंट पे नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता कि वो अपनी रैशनल कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। वो तभी एक्सप्लोर कर पाएगा जब वो किसी
लार्जर कम्युनिटी का हिस्सा होगा, तभी उन रीजनड एक्शन को, रीजनड कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर पाएगा, एक फैमिली के अंदर नहीं कर पाएगा। अब यहां पे क्या सिस्टम है, फैमिली के अंदर आपके पास आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, और आपके पास स्लेव्स हैं, एंड द मास्टर ऑफ द होम, द मैन। अब ये थोड़े से पैट्रियार्कल आइडियाज हैं, जस्ट अंडरस्टैंड विद दिस थॉट। भाई इंसान है, इसी को ही, मैन को ही बोलता है कि इसके पास रीजनिंग की कैपेसिटीज हैं, ओके, जो फ्री स्पीच और एक्शन में ही कैन यूज। अब जिस फैमिली के अंदर है वहां पे कौन है, वहां पे उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं और स्लेव है। स्लेव उसको तो वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है कि वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, वो कंसीडर कर रहा है कि जो स्लेव हैं वो उनकी एनिमल एग्जिस्टेंस है। हाँ, उनका बेनिफिट जब हो सकता है कि जब वो लगातार अपने मालिक के संपर्क में रहे एंड दे लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, तब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट दे आल्सो बिकम फ्री। ये पॉसिबिलिटी वो जरूर बता रहा है, लेकिन उनको डेवलप करना पड़ेगा ये, या फिर थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा उनको, बस। वो हम उसकी जो इस आइडिया ऑफ स्लेवरी उसमें जाके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे ये बोल रहा है कि दिस रीजनिंग कैपेसिटी इज मिसिंग इन वाइफ, चिल्ड्रन एंड स्लेव। अब जहां पे ये मिसिंग है, तो वो अपने जो उसकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है उसको कैसे एक्सप्लोर कर पाएगा। वो उस पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि वो कैसे डिस्कस डेलिब्रेट करके अपनी जो कैपेसिटीज है उनको इनहेंस कर पाए। बहुत लिमिटेड स्पीड है यहां पे ये। इज दैट क्लियर? अब यहां पे जस्टिस उसके साथ हो ही नहीं रहा है, उसकी कैपेसिटीज यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा है वो, ना ही अब यहां से विलेज बोल लो या फिर एक स्टेट बन, कई विलेज मिलने के बाद स्टेट बन जाएगा, ओके। अब यहां पे ये जो है, ये जो कंटिन्यूम है, यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि कैसा भी स्टेट हो सकता है यहां पे, अच्छा बुरा, ये है फाइनल, दैट इज द आइडियल स्टेट। अब इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये रिजिड नहीं है बिल्कुल भी, इज नॉट रिजिड। प्लेटो इज नॉट रिजिड कि भाई सिर्फ यही आइडियल स्टेट है, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये हमने आइडियल मान लिया कि स्टैंडर्ड यही है, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत हैं यहां पे। हमने 6 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। बेटा, इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? समझ में आ रहा है क्या? ओके हमने 6 फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। उसका एसेंस यही था कि भाई देखो, ब्रॉड कैटेगरीज ये हो सकती हैं, ये 6 ब्रॉड कैटेगरीज हो सकती हैं, और यहां पे ये बोल रहा है कि उस 6 में से अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। ये जो भी स्टेट बन रहा है उसमें अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि एक टायरनी है, अब टायरनी भी अच्छी हो सकती है, दैट कैन बी गुड एज वेल। ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। कैसे? वो कह रहा है कि ट्रायंट है, फाइन, ही इज वर्किंग इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट, वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा बहुत और लोगों की मदद भी कर रहा है, ही इज ऑल्सो वर्किंग इन कॉमन इंटरेस्ट एज वेल। यहां पे जो मोनार्क था वो इंटरेस्ट ऑफ ऑल, सभी कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट पे ही काम कर रहा है। यहां पे ट्रायंट सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है, लेकिन वो दूसरों की मदद भी कर रहा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को बता रहा है वो, कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। कहीं पे कोई किसी प्रकार की डेमोक्रेसी होगी, कहीं पे किसी प्रकार की मोनार्की होगी, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। लेकिन अल्टीमेट पॉसिबिलिटी क्या है? हमको यहाँ पे पहुंचना है, आइडियल स्टेट पे। अब ये जो इश्यूज हैं यहाँ पे, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसको सोल्व कौन करेगा? एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर करेगा। यही हम बात कर रहे हैं कि किसके पास कैसी कैपेसिटीज है,
उसको उसी हिसाब से रोल दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? जस्टिस क्या है एरिस्टोटल के लिए? कि भाई स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी पावर के कॉरिडोर हैं, उसको आप सिर्फ उन्हीं लोगों को दो जो उसके लिए कैपेबल हैं। ऐसे ही नहीं किसी को दे देना है, उसको उनकी कैपेसिटीज से के हिसाब से बांटना है। कैपेसिटीज हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जब डिस्कशन डिबेट्स होंगे तब हम आइडेंटिफाई करेंगे, यार हाँ ये इसके काबिल है, नहीं है। उसके लिए पब्लिक स्पेस में आके वो एक्टिविटीज़ होंगी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी। भाई ये एक इशू आ गया कि भाई हमको ये लॉ बनाना है कि नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल मैरिटल रेप के ऊपर हमें लॉ बनाना है या नहीं बनाना है। अब इसका डिस्कशन हो रहा है, सभी लोग इकट्ठा हैं, सभी वहाँ पे अपने अपने आर्गूमेंट्स बोल रहे हैं। किसी इंसान को टाइम मिला 1 मिनट के लिए बात करने के लिए। अब वो 1 मिनट में आके बोलता है कि नहीं, इंसान के पास तो उसको तो बना के भगवान ऐसा भेजा है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है। वो उसने ये एक एक्सट्रीम आर्गूमेंट दी, उसके पास अगर किसी ने काउंटर क्वेश्चन पूछा, उसके पास उसका जवाब ही नहीं है। तो पता चल जाए लोगों को, नहीं यार इसके पास शैलो है, इसके पास तो कोई आर्गूमेंट है ही नहीं। फिर कोई दूसरा इंसान खड़ा होता है बोलने के लिए असेंबली में, जब वो बोलता है वो बहुत अच्छे अच्छे आर्गूमेंट्स देता है, उससे कोई काउंटर आर्गूमेंट्स पूछता है तो फिर उसको भी वो काउंटर कर रहा है। एक अच्छी डिस्कशन होती है, तो पता चलेगा कि हाँ यार इस बंदे में है, कुछ गट्स हैं, ये इसके पास नॉलेज है, होलिस्टिक नॉलेज है। तो ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं लोग जब भी किसी असेंबली के अंदर कोई इशू आ गया पब्लिक इंपॉर्टेंस का एंड दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, तब लोग आइडेंटिफाई करेंगे हाँ भाई किसके पास कैसी कैपेबिलिटीज है। अब हमारे जो असेंबलीज है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसमें भी लाइव डिस्कशन होते हैं। हमको भी पता चलता है कि कौन सा, अगर हम देखें तो अगर हम उन डिस्कशंस को, उन डिबेट्स को अच्छे से देखें तो हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कितना सीरियस है हमारे इश्यूज को लेके। क्या वो हमारे मुद्दों को उठा रहा है तो कैसे उठा रहा है, कैसे आर्गुमेंट्स दे रहा है, या फिर ऐसे ही हंसी ठिठोली और चिल्ला चिल्ली करके और ऐसे पेपर फेंक के हमारा मजाक बना रखा है हमारा टैक्स पेयर्स का। तो वी कैन सी दिस थिंग इफ वी आर सीरियस एनफ टू सी रीजन एक्शन क्या है, दैट विद आवर रैशनल कैपेसिटीज वी कैन टेक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स। वो आप पे भी अप्लाई होता है। यू बीइंग पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी, जब आप देखते हो कि कैसे आपके लीडर्स काम कर रहे हैं, कैसे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहे हैं, एंड देन हाउ यू एनालाइज इट, हाउ डू यू सी दैट, आपके उसके ऊपर क्या व्यू है। अगर आप किसी पब्लिक स्पेस में डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हाउ यू आर formulating your own views. And being a student of political science, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के बाद जब आपको पता है, इतनी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी है कि भाई जो लोग हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे कोई भगवान नहीं है, हमको उनकी पूजा करने की, हीरो वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। दे आर देयर टू सर्व आवर कॉमन इंटरेस्ट। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा राइट है उनको क्वेश्चन करने का। यही आप सीख जाओगे पॉलिटिकल साइंस से, वही बहुत ज्यादा है आपके लिए फॉर योर पब्लिक लाइफ, कि आपको किसी का चाटुकार, किसी का भगत बनने की कोई जरूरत नहीं है। रीजनड एक्शन, फ्री स्पीच, सो दैट यू कैन डिस्कस एंड डिलिबरेट। यही वो बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि भाई किसके पास रीजनड एक्शन है। डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या है? व्हाट इज द फ्लॉ ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में जिसने भी लोगों को मूर्ख बना दिया, जो डेमोगोग हो गए, जिनको हीरो वर्शिप से बोलेंगे कि हम किसी के हीरो वर्शिप करने लगे, यार ये तो सब कुछ ही है, इसी ने हमारी जिंदगी बदल दी, यही है अवतार, वो डेमोगोग बन जाते हैं एंड दे एक्सप्लॉइट द इमोशंस ऑफ कॉमन पीपल। यही यही एरिस्टोटल बोल रहा है दैट डेमोक्रेसी, विद डेमोक्रेसी वी आर हैविंग थ्रेट ऑफ creating demagogues. वो एक्सप्लोइट करते हैं, that is ultimately it turn into tyranny. डेमोक्रेसी है लेकिन अल्टीमेटली वो टायरनी बन जाएगी बाय डिग्रेडेशन। सो रीजनड एक्शन, फ्री स्पीच, अगर फ्री स्पीच है, अगर रीजनड एक्शन है, अगर व्हेन वी आर यूजिंग आवर कैपेबिलिटीज, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना, भाई गलत कर रहे हो आप। हीरो वर्शिप क्या है? आप अंधाधुंधा किसी को फॉलो कर रहे हो, बट व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि नहीं ये गलत है,
ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि इट इज नॉट सर्विंग आवर पर्पज। आपने एक तबके को तो आपने बहुत सारे बेनिफिट दे दिए, दूसरे के पे टैक्स लगा के, दैट इज रॉन्ग। भले ही उससे आपका बेनिफिट हो क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आप जब गलत को गलत कह सको, दिस इज शो दैट यू आर हैविंग दैट कैपेसिटीज। यहां पे पॉलिटिकल लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब वो आइडेंटिफाई करेगा कि कैसे कौन कौन से अमेंडमेंट में कर सकता हूं एक अच्छा रूल स्टेब्लिश करने के लिए इन दिस पर्टिकुलर कंटिन्यूम जो इनजस्टिस से जस्टिस की तरफ जा रहा है, जहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। वहां पे जो पॉलिटिकल लीडर है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी पर्टिकुलर सेटिंग के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो सकता है। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, यही एरिस्टोटल बोल रहा है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि हमारी सोशल सर्कमस्टांसेस जो हैं, हमारी जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं, उस पर कौन सी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो सकती है। इसको एक पॉलिटिकल लीडर आइडेंटिफाई करेगा और उसको इंप्रोवाइज करने की कोशिश करेगा। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, देन यू गो टूवर्ड्स दैट। सिर्फ इतना ही समझना है आपको कि वो एक गोल्डन मीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, किसी एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा है वो। ओके, ये बेसिक सा आइडिया आप समझ लेना। आप इसी से हमको ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 10 मार्कर्स भी आ सकता है, दैट एरिस्टोटल आइडिया ऑफ गोल्डन मीन, या फिर सिर्फ ऐसे लिख दिया गोल्डन मीन, ऐसे ही आ गया कमेंट ऑन गोल्डन मीन। तो गोल्डन मीन लिखने से पहले उसका कंटेक्स्ट बताओगे कि गोल्डन मीन में क्या बताना चाहता है वो, कि हर चीज के दो एक्सट्रीम हैं। एक तो बहुत आइडियल मान के चल रहे हो जो प्लेटो बोल रहे हैं, उसका काम क्या था? उसका एसेंस यही था कि जो मेरे गुरु ने बताया ना, बहुत आइडियल चीज बता दी उसने जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, और वो प्लेटो को भी पता चल गया था। सो वो उसको मॉडिफाई करना चाहता था एज पर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, कि भाई ये जो इतनी अच्छी नॉलेज बता दी मेरे गुरु ने, उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। गोल्डन मीन, वर्च्यू इज नॉलेज, फाइन, द काइंड ऑफ नॉलेज यू आर सीकिंग, कि बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू विल बी नॉलेजेबल। उसको बोल रहा है एरिस्टोटल, ठीक है फाइन, हम समझ गए। लेकिन यहाँ पे ये समझो, हमको एक मीन क्रिएट करना है, अ काइंड ऑफ मिडिल ग्राउंड। बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में अगर हम इसको देखें तो वो मध्यम मार्ग बोलते हैं इसको, कि एक बीच का रास्ता। किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन पे हमको नहीं जाना है, हमको एक बीच का रास्ता चुनना है, गोल्डन मीन, वही एस्टेब्लिश करना है आपको, कि जो भी एक्सट्रीम्स हैं उसके अंदर हम ऐसा मॉडिफिकेशन करें कि जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशंस हैं वहां पे हम एक प्रॉपर अच्छा रूल क्रिएट कर सकें। नथिंग इन एक्सेस, कोई भी चीज एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर वो ओलिगार्की हो। यहां पे वो ये दो एक्सेस हैं, ये भी एक्सेस है और ये भी एक्सेस है। जब भी इन दोनों में ये और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनने की कोशिश करेगा, मोर डेमोक्रेटिक, या फिर ये मोर ओलिगार्की की तरफ जाएगा, तो दे विल टर्न इनटू टायरनी। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, डेमोक्रेसी में आप और डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो, सबको लिबर्टी दे दी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ मैनी, जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वही रूल करेगा। अब यहां पे अगेन, जब हमने डिस्कस किया था प्लेटो थ्योरी ऑफ
पॉलिटिकल डिक्लाइन। अभी अब डिक्लाइन कैसे स्टार्ट होगा, जब आपने अपने सभी राइट्स को और सभी जो पावर जो एक्सरसाइज करनी है वो किसी एक इंसान को सौंप दिया कि आप हमको अच्छे लगते हो, आप लो हमारे साथ डिसीजन। डेमोगोग, डेमोगोग आखिरी में ट्रायंट बन जाएगा, राजा बन जाएगा वो। अरे डेमोक्रेसी में जो लीडर हैं वो अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, ट्रायंट। यही डिस्कस किया था हमने कि भाई एक बार तो हमने कह दिया कि यही है जो अभी है हमारा सब कुछ, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, आप हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे भगवान हो। एंड द मोमेंट यू आर गिविंग ऑल द पावर्स टू वन पर्सन, यहां पे सभी लोग दे रहे हैं, वहां पे एवरीवन इज डिसाइडिंग कि भाई इसको दे दीजिए, यही निकालेंगे हमको, हमारे जितने भी इश्यूज हैं इससे बाहर हमको यही निकालने वाले हैं। एंड देन द पर्सन हैविंग ऑल द पावर्स, बाद में वो ट्रेंड ही बन जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। यहाँ पे ओलिगार्की को आप और ओलिगार्की में बदलना चाहते हो। अब यहाँ पे किसी ने कोई इंसान, क्योंकि कंपीटिंग इंटरेस्ट है यहाँ पे, जिसके भी पास ज्यादा पैसा होगा उसके पास ज्यादा पावर होगी। अगेन कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इज गोइंग इनटू वन पर्सन, और फिर से ट्रेंड बन जाएगा। तो नथिंग इन एक्सेस, डेमोक्रेसी को भी एक्सेस में लेके जाओगे तो ट्रेनी बन जाएगी, ओलिगार्की को भी एक्सेस में लेके जाओगे तो भी ट्रेनी बन जाएगी। वो ये पहले से तो एक्सेस में है ही है। बोलो। रूल ऑफ मैनी, ओके, हाँ हाँ, अरे बेटा पीपल्स रूल कैसे, वही ना, सभी लोग जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वही रूल होगा, वही तो है ना। समझ रहे हो आप? मैं समझ गया, समझ गया मैं आपको, जो आप कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो। पहली बात तो ये कि हम एरिस्टोटल के आइडियाज को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर इसको अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हमको यूज करना है, उस सेंस में समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है, ओके। फिर मैं आपके आर्गुमेंट ले रहा हूँ ये, फाइन। हम्म, ओके, ओके, लेट मी सिंप्लीफाई दिस। रूल ऑफ ऑल, यू आर सेइंग दैट रूल ऑफ ऑल, फाइन। आपने बोला कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल ऑफ ऑल है, फाइन। अब यहां पे जो एरिस्टोटल बोल रहा है उसमें जो ये ऑल है यहां पे, दैट इज ऑल मेल and they must have certain some kind of property as well, okay, and he is excluding women, he is excluding children and slaves और foreigners जो भी हैं outsiders is excluding them। पहली बात तो ये। अब सभी मेल को, चलो प्रॉपर्टी को भी हटा दो, एक टाइम पे प्रॉपर्टी को भी बोलता है जिसके पास लेस प्रॉपर्टी भी है, दे कैन आल्सो टेक पार्टिसिपेशन। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी को कंडीशन लगाता है, जब वो पॉलिटी की बात करता है, एक आइडियल फॉर्म की, बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट की, तो वहां पे सर्टेन प्रॉपर्टी की वो एक लिमिटेशन लगाता है। वो क्यों, मैं डिस्कस करूंगा। अब यहां पे आप ये अप्लाई कर लो कि रूल ऑफ ऑल, फाइन, जो आप बोल रहे हो रूल ऑफ ऑल, कि भाई डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है, फाइन।
This is what we are going to discuss as per Aristotle, how he is saying that democracy is not good. Okay? हाँ, अब यहाँ पे एक बात समझना कि यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं. ये जो मेल हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस. फाइन. अब वो डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं? रिच क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई और पुअर क्लास. इतना तक ठीक है? समझ में आया? अब यहां पे ये बोल रहा है कि जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी ऑफ देम इज पुअर. हमेशा ही होते आए, मेजोरिटी पुअर होती ही आई, आज भी है. यहां तक ठीक है? अभी तक कोई इशू? ओके, मेजोरिटी आर पुअर एंड मेजोरिटी. अब आप, व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हेन वी से इन द इंडियन कंटेक्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी? पीपल रूल. अरे पीपल कैसे रूल करेंगे? एक बोल रहा है मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, एक बोल रहा है मेरे को जूस पीना है, एक बोल रहा है मेरे को दारू पीनी है, एक बोल रहा है मेरे को ये करना है. डिफरेंट डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन है. समझ रहे हो आप? गोवा में जा रहे हो आप, गोवा में आपको फ्री में दारू, मतलब बहुत सस्ती दारू मिल रही है. बिहार में जा रहे हो, वहां पर आपको एक घूंट भी दारू नहीं मिलेगी. है तो डेमोक्रेसी वही ना. तो बिहारी लोगों का दारू पीने का दिल नहीं करता क्या? उनको क्यों रोक दिया दारू पीने से? अगर आपकी बात में मान लूं कि रूल ऑफ पीपल, तो वो लोग तो पीना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं पीने दे रहे फिर? तो मेरे बच्चों, डेमोक्रेसी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है रूल करने का, एंड दैट इज मेजोरिटेरियन रूल. कि भाई मेजोरिटी की बात सुनेंगे हम लोग. अब मेजोरिटी की बात कैसे सुनेंगे? कि जो मेजोरिटी चुनेगी वही आगे जाके रूल करेगा. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे आर रूलिंग ऑन आवर बिहाफ. अब उनको हम पावर देते हैं, अब वो पावर कैसे इस्तेमाल करें वो उनकी सरदर्दी है ना. फाइन. कि भाई वो पावर, अब यहां पे वही डायमेंशन आ गई, क्वालिटी ऑफ रूल. अब वो कैसे रूल कर रहे हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं या फिर सेल्फ इंटरेस्ट में कर रहे हैं? किसी इंसान के अंदर थोड़ी घुस सकते हैं हम. घुस सकते हैं क्या? प्लेटो ने जब थ्योरी ऑफ एजुकेशन बनाई, उसने सारी चीजें कि भाई मैं इनको ऐसे सिखाऊंगा, इनके लिए ये करिकुलम होगा, सब कुछ बता दिया उसने. पूरा करिकुलम 50 साल तक वो इंसान को पढ़ाता रहा. फिर उसने फिलोसफर किंग बनाया, उसके बाद भी उसको डाउट है. उसके लिए उसको फिर नोबल लाई, नोबल मिथ क्रिएट करनी पड़ रही है. उसके बाद भी उसको थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्रिएट करनी पड़ रही है, ताकि कहीं ये लोग भटक ना जाएं, कहीं ये करप्ट ना हो जाएं. क्वालिटी ऑफ रूल, कि कहीं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम ना करने लग जाएं. तो यहां पे इस डायमेंशन को समझो. जो भी क्लास का पावर में ज्यादा हिस्सा होगा, दे जस्ट वांट बेनिफिट फॉर देमसेल्फ. इज दैट क्लियर टू यू? डेमोक्रेसी खराब क्यों बता रहा है वहां पे? कि अगर वहां पे एक क्लास जो कि मेजोरिटी के अंदर है, एक क्लास जो कि मेजोरिटी के अंदर है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रही है. इस डायमेंशन को समझ लो बस. ओके. डेमोक्रेसी को और ज्यादा डेमोक्रेट बनाओगे, और ज्यादा बोलोगे भाई ठीक है तुम लोग ही डिसाइड कर लो जो तुमको करना है. बेटा एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी में है ना, आइडेंटिफाई कैसे करोगे आपको? एक रिसोर्स है आपको, आपके पास में. अब आप बोल रहे हो कि भाई, हम बोलते हैं कि हमारे हमारे घर में डेमोक्रेसी है. तो डेमोक्रेसी कैसे एप्लीकेबल होती है? कि हम पूछेंगे भाई आज बाहर खाना खाने चलेंगे, तो डिसाइड करो क्या करना है. तो बोलोगे चाइनीज़ खाना है, या फिर नॉन वेज खाना है, या फिर वेज खाना है. हाथ खड़े करो. ऐसे ही कुछ करते हैं ना. मैकेनिज्म क्या होता है? अब ये थोड़ी है भाई मेरे को चाइनीज ही खाना है, मेरे को चाइनीज ही खाना है, मुझे नहीं कुछ और खाना है. तो वो क्या बोलेंगे, भाई तू तो यार बड़ा ही डिक्टेटर किस्म का इंसान है, तू तो थोप रहा है हमारे ऊपर. ये डेमोक्रेटिक की बात नहीं है. समझ रहे हो आप?
तो किसी डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे लिए जाए, पावर कैसे एक्सरसाइज हो, उसको मेजोरिटी ही, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। रूल ऑफ पीपल कैसे बोलोगे आप, जब मेजोरिटी ने जो डिसाइड किया वही, फिर उसको जो और बाकी लोग हैं उनको टैसिट कंसेंट देनी पड़ेगी कि भाई हाँ हम भी यही चाहते हैं, और टैसिट अप्रूवल होती है। ये डेमोक्रेसी के अंदर इनहेरेंट है ये। अब अगर आपने पीएम के लिए वोट किया नहीं किया, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट किया है नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो चुन के आ गया ना, जो एमपी एमएलए है वो आपका ही है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो वोट ही नहीं किया था, ये मेरा है ही नहीं, ये एमपी एमएलए नहीं। समझ रहे हो आप, जो मेजोरिटी ने डिसाइड कर दिया उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज डेमोक्रेसी। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा, एक रूल समझ लो कि बस डेमोक्रेसी का की प्रिंसिपल यहां पे है कि भाई जो मेजोरिटी डिसाइड कर रही है ना, उसी को एक्सेप्ट करने पड़ेगा सभी को। अब ये चीज मान सकते हैं हम कि वो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ध्यान रखे, दैट इज सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल तो आपने डिसाइड कर लिया, डेमोक्रेसी के दो डायमेंशन हो गए ना, प्रोसीजरल कि भाई जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी उसको मानेंगे, सब्सटेंटिव कि भाई जो जिसको पावर दे रहे हैं वो सभी का ध्यान रखेगा, सब्सटेंटिव। आप दोनों को मिक्स मत करो बेटा, ठीक है। दो डायमेंशन हो गई यहाँ पे, एक सब्सटेंटिव होगी, एक प्रोसीजरल होगी। अगर हम देखें डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, पावर कैसे एक्सरसाइज होगी, दैट इज प्रोसीजरल पार्ट कि भाई ये मैक्सिमम लोग जो डिसाइड करेंगे वोटिंग से, जैसे भी जो भी मैकेनिज्म होगा दे डिसाइड, उसको फिर सभी फॉलो करेंगे उस चीज को। अब सब्सटेंटिव पार्ट ये है जो कि की एसेंस है, जो कि फाउंडेशनल वैल्यूज है डेमोक्रेसी की, कि भाई सबका ध्यान रखा जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को साइडलाइन नहीं करेंगे, दैट इज एसेंस, दैट इज इम्प्लिसिट। ओके, हम चाहते हैं, आइडियल सिचुएशन तो यही है, हम चाहते यही है, लेकिन यहां पे ये बोल रहा है जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो जिनको सिर्फ अपने ही मतलब से मतलब है, उनको मतलब नहीं है कि अच्छा क्या बुरा क्या नहीं। इसको तो आज के टाइम पे भी अप्लीकेबल कर लो ना आप। एक कम्युनिटी को साइडलाइन किया जा रहा है, मान लीजिए ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर्स की बुरी दुर्गति हो रही है, दे आर इन माइनॉरिटी, उनको ना तो एम्प्लॉयमेंट अच्छे से दिया जा रहा है, गालियां गलौच होती है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको उनका कोई रिकग्निशन ही नहीं है, उनकी राइट्स को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। समझ रहे हो आप। अब अब हम अब आप बोलोगे कि डेमोक्रेसी है, अरे डेमोक्रेसी तो है, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रिंज पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साइडलाइन हो गए हैं। आप कहीं बैठ के ये डेमोक्रेसी बोलो अपने ड्राइंग रूम में, अगर आप बाहर निकलोगे कुछ लोग ऐसे जिनके पास खाने को एक टाइम की रोटी नहीं है। माल न्यूट्रिशन से लगभग 5-6 लाख बच्चे मर जाते हैं हर साल, माल न्यूट्रिशन से, खाना नहीं मिला मिला उनको एक टाइम का। आर यू गेटिंग दिस थिंग, कि जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वही एप्लीकेबल होगा, और मेजोरिटी अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे ही ज्यादा फोकस करेगी, ये बोल रहा है यहां पे वो। इसको आप कंटेम्प्रेरी टाइम में भी एप्लीकेबल कर लो, यही है कि आपने एक एक्सट्रीम पे ही यू आर फोकसिंग। इज दैट क्लियर। यहाँ पे यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, और जो मेजोरिटी में है वो मेजोरिटी अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश करेगी, जो कि अच्छा नहीं है। और अगर दूसरा है रिच क्लास, जो कि मोनार्की में बोल लो आप, या फिर टायरनी में बोल लो, ठीक है, ओलिगार्की में बोल लो, ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो खुद के लिए काम करेगा वो ट्रायंट बन जाएगा, और जो दूसरों के लिए काम करेगा वो मोनार्क या फिर एरिस्टोक्रेट बन जाएगा। दिस इज हाउ डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे वो। ओके,
अब एक डायमेंशन और बता रहा हूँ आपके इसी डाउट के ऊपर, वो ये है कि यहाँ पे बात कर रहा है कि जस्टिस कैसे होगा स्टेट के लेवल पे, जब सभी जो लोग डिजर्व करते हैं उनको वही चीज मिलेगी, जिनकी जो कैपेसिटीज है उसके हिसाब से ही उनको वो चीज दी जाएगी। अगर पावर की कैपेसिटी किसी इंसान के पास नहीं है तो उसको नहीं दी जाएगी। अगर मेजोरिटी ने डिसाइड किया कि भाई ये इंसान मिनिस्टर बनेगा, लेकिन उसके पास वो कैपेसिटीज है ही नहीं, लेकिन मेजोरिटी ने डिसाइड कर दिया, उसके ऊपर 2 रेप केस हैं, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है उसके ऊपर, लेकिन लोगों ने चुन के भेज दिया। 40% ऑफ जो एमपी हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, उनके ऊपर संगीन अपराधों के इल्जाम लगे हुए हैं, लेकिन दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ रहे हो आप? जो मेजोरिटी ने डिसाइड कर दिया वो सही नहीं हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। दिस इज व्हाट एरिस्टोटल इज सेइंग कि भाई जस्टिस स्टेट के लेवल पे क्या होगा, जब वही लोगों को पावर दी जाएगी या फिर ऑफिसेस दिए जाएंगे जो डिजर्व करते हैं उसके लिए, ना कि सिर्फ एक इंसान को, फिलोसफर किंग को दे दिया, जो कि प्लेटो बोल रहा है कि नाउ इट इज जस्ट, कि भाई रूलिंग क्लास ही रूल करेगी। अब यहां पे ये बोल रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, सभी के पास अपनी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज हैं, उन सभी को रूलिंग के अंदर हम कोई ना कोई योगदान, कोई ना कोई ऑफिस देंगे उनको। दिस इज व्हाट एरिस्टोटल इज सेइंग। अब यहां पे ये जो लोग हैं, जो पुअर क्लासेस हैं, जो मेजोरिटी के अंदर है डेमोक्रेसी के अंदर, दे लैक प्रॉपर रीजन, और उनके पास टाइम भी नहीं है। अब जो ये उसके असेसमेंट में लिखा है एरिस्टोटल ने कि जो ये क्लासेस हैं जिनके पास लेस मीन्स हैं, जिनके पास कम पैसा है, जिनके पास कम संसाधन है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल डिस्कशन में या फिर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। उनका अपने को पेट भरने के लिए उनको सारा टाइम लग जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पॉलिटिकल स्पेस में आके आप रीजन एक्शन करेंगे तभी आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाओगे। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन जब आप अपने हर दिन के यू आर स्ट्रगलिंग टू मीट योर एंड्स, अगर उसी के अंदर से आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस इन ए पॉलिटिकल सोसाइटी। ये दिक्कत है यहां पे। समझ रहे हो? सिग्निफिकेंस यही है कि भाई आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट तो करो। इसी के ऊपर वो गोल्डन मील लगाएगा यहाँ पे कि भाई सब चीजें मॉडरेशन के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे मॉडरेशन की बात करेगा, वो बोलेगा कि है ना, मिडिल क्लास का रूल होना चाहिए। ओके, कि भाई ना हम इस एक्सट्रीम को फोकस कर रहे हैं, ना फिर हम इस एक्सट्रीम को फोकस कर रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग दिस। हमने कुछ एलिमेंट लेने हैं डेमोक्रेसी से, कुछ एलिमेंट हमने लेने हैं ओलिगार्की से। थोड़ा सा बता देता हूँ यहीं पे ही, ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हम थ्योरी ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा मैं इलेबोरेट तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे एक समझ ले लो, कुछ एलिमेंट हमने यहाँ से ले लिए। डेमोक्रेटिक एलिमेंट हमने क्या लिया कि भाई हम ज़्यादा लोगों को ही सुनेंगे, ठीक है। वी विल गिव पार्टिसिपेशन टू मैनी पीपल, कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक डायमेंशन हमने दे दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पुअर क्लासेस को एक्सक्लूड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन ये लगा सकता है यहाँ पे कि भाई एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास में, सर्टेन लेवल ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस होने चाहिए आपके पास में, ताकि भाई आप जो रोजमर्रा की जो स्ट्रगल्स है ना, उससे निकल के आप पॉलिटिकल डिस्कशन में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। नहीं तो कोई फायदा नहीं है इसका। जो भी आप डेमोक्रेसी आप बता रहे हो, जो भी आप ये एंगेजमेंट कर रहे हो, उसका कोई फायदा ही नहीं है।
आपने वोटिंग का राइट तो दे दिया, उस बंदे के पास टाइम ही नहीं है कि वो आके वोट कर दे, छुट्टियां देनी पड़ रही हैं, इलेक्शन कमीशन को डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं, सेलिब्रिटी आके एडवर्टीजमेंट कर रही हैं कि आइए वोट कीजिए, ये आपका अधिकार है, पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि विमेंस को प्रमोट किया जाए, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई आओ वोट करो। उनको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितनी जबरदस्त पावर है, मेरे पास में वोटिंग की कितनी बड़ी अहमियत है, उनको पता ही नहीं है अहमियत का। तो भाई उन लोगों को दो ना वोटिंग राइट्स जिनको अहमियत हो उस राइट की। और वो मिडिल क्लास को बोल रहा है ये कि मिडिल क्लास एक ऐसी बैलेंसिंग पावर है जो रिच और पुअर्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करेगी। उनके पास मिडिल क्लास है, उसके पास इतना पैसा है कि उसको जद्दोजहद में फंसने की जरूरत नहीं है, वो आके दे कैन टेक पार्टिसिपेशन इन डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है, उसको ये जरूरी नहीं कि मैं सुबह जा रहा हूं, मेरे को सारा दिन मेहनत मजदूरी करनी है, खेतों में काम करना है, उसके बाद मैं आके ये नहीं कि हाँ चलो डिस्कस करते हैं क्या है हमारे इश्यूज, इतना नहीं है। जो पुअर पीपल होते हैं उनको भाई अपना पेट भरना है। तो जिनके पास कुछ संसाधन है, दे कैन सस्टेन, दे कैन पार्टिसिपेट। और ओलिगार्की से वो कंपोनेंट ले रहा है, ये ओलिगार्की का ही कंपोनेंट है कि जिनके पास कुछ ही इज टेकिंग क्वालिफिकेशंस। ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी की क्वालिफिकेशन क्या थी? जिनके पास प्रॉपर्टी हो, दे कैन रूल। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट वो लगा रहा है कि भाई कुछ सर्टेन कंडीशंस कुछ ऑफिस के लिए हम ये भी लगा देंगे कि भाई उनके पास में अगर कोई एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शायद आपको उससे क्लियर हो जाए। हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वर्क्स, इन लोगों के बीच में जो कि बहुत सारे हैं। ओके, यहाँ पे हम एक क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं कि भाई ये क्वालिफिकेशन आप मीट कर दोगे तो यू विल बी पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए ये लगा दिया कि भाई आपके पास में 50 एकड़ आपके पास में ज़मीन होनी चाहिए और आपके पास में 30 स्लेव होने चाहिए आपके पास। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, समझना। इसका मतलब क्या है कि आपके पास काफ़ी पैसे भी हैं और आपके पास में स्लेव भी हैं जो आपका वो काम करते रहें, जो आपका हाउस होल्ड वर्क है, जो भी कुछ इशू है वो आपको संभालते रहें, और आपके पास इतना टाइम हो कि आपको जो काम दिया जाए उसको आप प्रॉपर तरीके से आप कर लो। ठीक है, मान लीजिए कि आपको डीएम बना दिया किसी डिस्ट्रिक्ट का, आपके पास 5 एकड़ जमीन है, आप सारा दिन वहीं पे ही काम कर रहे हो, आपके पास टाइम कहाँ कहाँ बचेगा कि आप जाके डीएम की एक्टिविटीज को करो। इज दैट क्लियर? तो भाई उनके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि दे आर दे आर गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी, उनके पास इतनी स्वतंत्रता हो कि वो काम कर पाए। यही नहीं कि मैं तो इन्हीं में उलझा हुआ हूं कि कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू? अब वो समझ में आया क्या बोल रहा है वो? ओके, एनी कंफ्यूजन? कि भाई मॉडरेशन, हम किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हैं, ना तो हम इनको एक्सट्रीम कर रहे हैं ना हम पूर क्लासेस को, मॉडरेट। ओके, गोल्डन मीन में हम देखें तो यही बोल रहा है कि भाई एक एक्सट्रीम इस तरफ है, एक एक्सट्रीम इस तरफ है, हमको सिर्फ उनका जो बीच का मध्यम मार्ग, ओके, मिडिल पाथ, वो लेना है। एक एक्सट्रीम क्या है, कोई घटना हो गई भाई, मान लीजिए कोई इंसान है, कोई बूढ़ा इंसान रोड के ऊपर जा रहा है, एक सांड आ गया, वो सांड उसको मारने को भाग रहा है। ठीक है, बूढ़े इंसान को मारने के लिए भाग रहा है। अब आप हो वहां पे खड़े, आपने देखा और आप खुद भी भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। बुढ़ा जाए भाड़ में, मेरे को नहीं, मेरे को अपनी जान बचानी है। दैट इज कावर्डिक। आपने अपनी जान बचाने के चक्कर में दूसरे इंसान को मरने दिया।
ठीक है, कुछ कोई एक्शन नहीं लिया आपने। दूसरा एक्सट्रीम क्या है? रेकलेसनेस। आपने देखा सांड आ रहा है, अरे बुड्ढे की जान खतरे में, आप भाग के आपने सांड को ऐसे पकड़ लिया कि नहीं मैं नहीं बुड्ढे को मरने दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। दैट इज रेकलेसनेस। आप दोनों एक्सट्रीम में जा रहे हो, एक पर तो आप भाग गए, दूसरे में आपने क्या किया, आपने सांड को पकड़ लिया। नाउ करेज। अब ये जो भी चीज होंगी ना गोल्डन मीन में, यहां पे आप रीजन का इस्तेमाल करोगे, आप यू विल यूज योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, रीजन यूज करोगे आप कि देखा भाई ठीक है ये इशू है, मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हाउ कैन आई एक्ट, एंड दैट रिफ्लेक्ट करेज। आपने कैलकुलेटेड एक्शन लिया, कुछ शोर मचाया या फिर सांड को डराने की कोशिश की, कुछ पत्थर फेंके, यू आर टेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ एक्शंस। वो तो नॉट कावर्डिक है ना, वो रेकलेसनेस है। सो दिस इज हाउ ही इज ब्रिंगिंग। उसने कई एग्जांपल्स दिए जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं, और यही कह रहा है कि आप किसी एक्सट्रीम को मत जाओ, किसी एक्सट्रीम को चूज नहीं करना है आपको। आपको जो मिडिल पाथ है, जो गोल्डन मीन है, आपको उसको चूज करना है। अब ये जो प्लेटो का आइडियलिज्म है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ये ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी मोर प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल। इश्यू क्या था यहाँ पे कि उसने जो देखा कि मेरे गुरु ने जो आइडियलिस्ट चीज़ें बताई हैं, दीज आर नॉट गोइंग टू वर्क। अब इनको मैं कैसे प्रैक्टिकल बना दूं मैं, दैट इज वाई ही इज ब्रिंगिंग दिस आइडिया ऑफ गोल्डन मीन। और यही हम आगे अप्लाई करेंगे इस आइडिया ऑफ मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के जो एलिमेंट हैं उसको मिक्स करेंगे, जो उसके गुड कंपोनेंट हैं। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक्सट्रीम हैं, सॉरी ओलिगैर्की, ओलिगैर्की और डेमोक्रेसी के जो एलिमेंट हैं उसको मिक्स करके वी आर गोइंग टू क्रिएट मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम गोल्डन मीन को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 10 मार्कर्स क्वेश्चन आ गया आपका, तो आपको पहले तो आपको क्या लिखना है, आपको प्लेटो के आइडियलिज्म के बारे में देखो, कैसे लिमिटेड चीज़ है आपके ऊपर, आप कैसे आंसर को होलिस्टिक बना सकते हैं। तो गोल्डन मीन में प्लेटो एरिस्टोटल क्या बताना चाह रहा है कि हमको एक मिडिल पाथ चूज करना है बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। एक एक्सट्रीम क्या है कि आप प्योर आइडियोलॉजिकल, प्योर आइडियलिस्ट हो आप। यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू मॉडिफाई प्लेटो आइडियलिज्म। वहाँ पे लिखो कि देखो प्लेटो के क्या आइडिया थे कि वो फिलोसफर किंग की बात कर रहा है। इट इज शोइंग द वन एक्सट्रीम दैट पुटिंग ऑल द पावर्स इन वन पर्सन। ये बताओ आप उसको, एंड देन हाउ ही इज मॉडिफाइंग अप्लाइंग दिस गोल्डन मीन। फिर वो बाकी वो एग्जाम्पल देके फिर आपको यहाँ पे लग सकते हो कि कैसे गोल्डन मीन को पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर्स में वो यूज कर रहा है। एक छोटी सी डायमेंशन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इवन इन आइडिया ऑफ जस्टिस आल्सो यू कैन अप्लाई दिस। कि वहां पे जो प्लेटो का आइडिया था उसमें था कि जो रूलिंग क्लास है सिर्फ उसी क्लास को रूलिंग दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे वो एक्सट्रीम में लेके नहीं जा रहा है, यहाँ पे वो बैलेंस क्रिएट कर रहा है कि जिन भी क्लासेस के पास जो एबिलिटीज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, उसको उसी हिसाब से वो ऑफिस दिए जाएंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से विद द हेल्प ऑफ गोल्डन मीन। अब यहाँ पे जब भी आप डिफाई करोगे गोल्डन मीन के प्रिंसिपल्स को, जब भी
आप किसी भी एक्सट्रीम में जाओगे तो अगर आप डिस्प्रोपोर्शन पे फोकस करोगे तब आपका डिक्लाइन होना तय है। और डिक्लाइन अगेन ट्राइनी से इसका मतलब है जब आपका स्टेट कंप्लीटली सिर्फ एक इंसान के पास में होगा जो उसको एक्सप्लोइट करेगा। ये एक्सट्रीम है। ओके, दिस इज द एक्सट्रीम। हिटलर क्या था? ट्रायंट, दैट ही इज यूजिंग हिज पावर, वन पर्सन यूजिंग पावर डिस्प्रोपोर्शनेटली। जूस को यू नो उसने कितना एक्सट्रीम कंडीशन क्रिएट कर दी थी जर्मनी के अंदर। सो ऑल द पावर्स बीइंग गिवन टू वन पर्सन। डिक्लाइन ऑफ द स्टेट, अगर आपने डिफाई किया गोल्डन मीन को। अब इशू विद प्योर कॉन्स्टिट्यूशन। प्योर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो भी आप एक्सट्रीम एक चीज लेके जा रहे हो कि भाई मैं तो इस पर्टिकुलर इसी पे ही आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन, हमको तो सिर्फ यही चीज चाहिए, हमको तो सिर्फ इसी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग, मतलब आप सिर्फ दो एक्सट्रीम पे ही टिके हुए हो, या तो हमको डेमोक्रेसी चाहिए या फिर हमको ओलिगार्की। इसमें क्या होगा, कुछ क्लासेस ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगी। डेमोक्रेसी में भी मिडिल क्लास और अपर क्लास दे आर एक्सक्लूडेड। और ओलिगार्की में तो सिर्फ अपर क्लास को छोड़ के वो दोनों क्लास एक्सक्लूड हो रही है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, एक लाइन में ही शायद आप लोग समझ जाओ। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, इस एक ही लाइन में आप सारी चीज़ समझ जाओगे। अब यहाँ पे गोल्डन मीन से क्या बताना चाह रहा है कि भाई देखो दो एक्सट्रीम हैं। ये तो आप समझ गए कि डेमोक्रेसी भी एक एक्सट्रीम है जिसमें बहुत सारे लोगों को लिबर्टी दी जा रही है। ओके, डेमोक्रेसी, यहाँ पे ओलिगार्की, वेरी फ्यू पीपल, ऑल पावर्स, एंड मैनी पीपल और मोर पावर। अब एक चीज क्या है यहाँ पे, बोथ ऑफ देम वर्किंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। ये क्लास जो है, जो यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो पुअर लोग हैं, दे आर वर्किंग फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो रिच हैं, दे आर वर्किंग फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। इतना क्लियर है एक लाइन में? फाइन। ये दो एक्सट्रीम है, इन एक्सट्रीम का मिडिल ग्राउंड है मिडिल क्लास। ओके, अब मिडिल क्लास के पास वो रीजन है, वो कैपेसिटीज हैं, दे कैन पार्टिसिपेट, फाइन, दे कैन टेक पार्टिसिपेशन प्रॉपरली। और वो ये मिडिल क्लास को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि दे आर हैविंग दैट कैपेसिटीज, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट कि भाई हम हमारे लिए ही कुछ ओ, हम हमारे लिए ही वो करेंगे। इसका एक इशू ये है कि दे आर नॉट हैविंग दैट मच नंबर्स कि वो जो पुअर क्लास हैं उनके इंटरेस्ट को डिफाई कर दें। इनके पास उतने नंबर भी नहीं है, फाइन। और इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं इनके पास में दैट दे आर गोइंग टू डिफाई ओलिगार्क। तो एक बैलेंस क्रिएट करके रखेगी मिडिल क्लास, उसको बैलेंसिंग बना रहा है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ही इज क्रिएटिंग बैलेंस विद मिडिल क्लास कि भाई ये लोग हैं जिनके पास इतना टाइम भी है कि पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ये, और ये लोग जो है कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। ये सिर्फ अगर ये अपने, अगर जो इनका इंटरेस्ट भी है ऐसा है जो वो सभी को ही गोइंग टू बेनिफिट, दिस इज व्हाट ही इज प्रपोजिंग।
with help of this. And with this balancing, या क्या बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ एक्सक्लूसिवनेस विद दोज ऑफ इक्वालिटी. अब यहाँ पे जो भी एक्सक्लूसिवनेस है ना, यहाँ पे सिर्फ जो बहुत सारे लोग हैं पूर क्लास, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देमसेल्फ. फाइन, कि भाई हमारे अंदर ही इक्वालिटी होनी चाहिए जितने भी चीजें हैं. यहाँ पे ओलिगार्क हैं, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर ओन वेल्थ. इसमें बैलेंस क्रिएट करेगी मिडिल क्लास. इतना सिंपल सी चीज है. यही गोल्डन मीन इस पे एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे. समझ में आया? ओके. हमको भाई उन लोगों को रूल देना है जो रूल को अच्छे से समझ पाए और उसको कॉमन इंटरेस्ट के लिए अप्लाई कर पाए. यहाँ पे ये दोनों जो कंडीशन हैं, इसके अंदर लोग अपने नैरो सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं. और ये ऐसा इसका मानना है कि मिडिल क्लास है, उसका कोई ऐसा नैरो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा. दे आर हैविंग मिनिमम बेसिक काइंड ऑफ वेल्थ विच इज रिक्वायर्ड so that they can participate in reasoned action or the free speech and discuss and deliberation. और उसके बेसिस पे वो बेस्ट पॉलिसीज लेके आ सकेंगे, बेस्ट लॉ बना सकेंगे. और इट इज़ दैट पर्टिकुलर लॉज विच इज़ गोइंग टू रूल द स्टेट. उन लॉज के बेसिस पे ही स्टेट आगे रूल करेगा. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. अरेंजमेंट है ना पॉलिटिकल और सोशल अरेंजमेंट्स का, और वो ये क्रिएट करेंगे मिडिल क्लास. ये कनेक्शन बना आपको सारे इसका? ओके. सो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगी एरिस्टोटल आइडिया ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन और हिज आइडिया ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट. उसको डिस्कस करेंगे हम. और बाकी अगर एक दो टॉपिक और कवर हुए तो उसमें वो भी कवर कर लेंगे. मे बी हिज थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, हम उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे. तो दो टॉपिक और करेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से आने वाले 2 लेक्चर के अंदर एरिस्टोटल कंप्लीट हो जाएगा. सो पूरी सीरीज है, आप उस सीरीज को ऐसे फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.